हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों, आप लोगों को राजेश कल्याण की ओर से सत श्री अकाल, सुप्रभात, जी आयानु। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बुलंदियों को पाने हम चले हैं, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां झुकाने हम चले हैं। बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमान को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से टकराने हम चले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देखते रहिए और यूं ही बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कभी न कभी तो हमें मंजिल मिलेगी। और अगर हमारा यही हौसला रहा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपना पार्ट करने जा रहे हैं 46। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कार्बन और उसके कार्बनिक यौगिक। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, कार्बन और कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ये अपना पार्ट चल रहा था। ठीक है, अब सुनिए कि कार्बन और कार्बनिक यौगिकों की अपने बात की थी कि सहसंयोजी यौगिकों की बात की थी। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें है हमारा कार्बनिक सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। और साथ में इसको ही हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको ही हम क्या कह सकते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे HC, हाइड्रोकार्बन। और इसके साथ में बेटा हम ये करेंगे कि इसकी सहजातीय श्रेणियां क्या होती है। सहजातीय हाइड्रोकार्बन की सहजातीय व विजातीय श्रेणियां। ये शब्द बेटा आपके लिए नए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर इसकी हम शुरू करेंगे। पहले बेटा इसकी हम IUPAC पद्धति शुरू करेंगे। इनका नामकरण हम जो करेंगे वो IUPAC पद्धति के द्वारा करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में बेटा पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। कि पूरे के पूरे विश्व में एक ऐसी जो यूनियन बनी हुई है वैज्ञानिकों की या रसायनज्ञों की, जो रसायन के जानकार है, बड़े बड़े विद्वान, उनकी एक यूनियन बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो रसायन विज्ञान के अंदर जो भी नाम देना है, नामकरण करना है, उनके गुण क्या है, उनकी सारा का सारा जो निचोड़ या कहें बिल्कुल उनके बारे में पूरी तरीके से विज्ञान उसके बारे में क्या है, ये एक यूनियन है जो मिलकर पूरे विश्व के अंदर पदार्थों के रसायनों के बारे में जानकारी रखती है और उनको एक नाम भी देती है। तो वो पद्धति IUPAC पद्धति कहलाती है बेटा। ठीक है, तो हम इस IUPAC पद्धति के बारे में भी बात करेंगे। तो लो जी, अब शुरुआत करते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों की, जिनको कि आपने कहा था हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो देखिए, इसमें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, अपने हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि डेफिनेशन डाले, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक।
अब इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि ऐसे यौगिक, एक मिनट थोड़ा सही नहीं लिखा गया, हाइड्रो कार्बनिक यौगिक, ठीक है, HC हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड के बारे में बेटा हम बात करें तो इसमें लिखेंगे हम कि ऐसे पदार्थ जो अधिकांशतः, बेटा क्या लिखेंगे हम, ज्यादातर, अधिकांशतः का मतलब ज्यादातर हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन ये और कार्बनों से मिलकर बने होते हैं हाइड्रो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और बेटा ध्यान रखना, आपको उदाहरण जरूर देना होता है। विज्ञान के अंदर उदाहरण की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लिख दो CH4 मैथेन, इसको लिख देना आप, ठीक है, और आपके इसके बाद में लिख देना आप CH2 एथाइलिन। बेटा ये है मैथेन, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं, मार्स, या हम इसको बेटा प्राकृतिक गैस भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो गोबर से बनी हुई होती है, और इसको गोबर गैस भी आप बेटा बोल सकते हैं, ठीक है, जो गोबर गैस प्लांट लगते हैं, गोबर को सड़ा के जो बनाते हैं, ठीक है। एथाइलिन को हम फलों को पकाने वाली गैस भी कहते हैं, पकाने वाली गैस भी बेटा कहते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ रही है। अब सुनिए बेटा इसमें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, और तो कोई है ही नहीं ना, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें भी देखो 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, इसको भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो ज़्यादातर मोस्टली हाइड्रोजन और कार्बनों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम हाइड्रोकार्बनों को समझ रहे हैं, तो उससे पहले इसके अंदर बेटा एक सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों की ही बात करेंगे। तो इसमें बेटा आपको एक गिनती में सिखाता हूँ, वो गिनती आपको अच्छी तरह से रटनी है। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको, आपके लिए बहुत नई होगी शायद, लेकिन फिर भी आपको उनको याद करना है, क्योंकि हम तो चीज़ों को सीख रहे हैं ना, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और साथ में समझना भी, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ें विज्ञान में ऐसी होती हैं जिनको याद ही करना पड़ता है, उनका और कोई इलाज भी नहीं है, ठीक। तो विज्ञान जो होता है, विज्ञान के अंदर अगर आपको पारंगता पानी है तो थोड़ा बहुत स्मृति यानी कि याददाश्त का होना भी जरूरी है। कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो लिखिए, आपको जो गिनती सीखनी है वो क्या सीखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बेटा लिख रहा हूँ कार्बनों की संख्या। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा जी, कार्बनों की संख्या, नंबर्स ऑफ कार्बन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ उन पर लगने वाला उनका पूर्व लगन या नाम क्या बोला जाएगा, उनको ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिए,
अब कार्बन हो, मान लो कार्बन हो एक कार्बन हो एक, तो उसको क्या बोलोगे आप? कार्बन एक हो तो उसको बोलोगे आप मैथ बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे इसको? मैथ बोलोगे, ठीक है, मैथ बोलोगे, ठीक है। अगर बेटा कार्बन हो दो तो इसको आप बोलोगे बेटा एथ। क्या बोलोगे इसको बेटा? एथ बोलोगे। ये ई है, ठीक है, ETH, एथ। इसका पूर्व लगन बोलोगे। और बेटा 3 नंबर में अगर कार्बन है 3 तो आप प्रोप बोलोगे। क्या बोलोगे इसको जी? प्रोप बोलोगे, प्रोप। ये याद रखना आपको, ये इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में अगर कार्बन है बेटा आपके पास 4 तो आप इसको बोलोगे ब्यूट। ये अलग गिनती है, ठीक है, इसको बोलोगे ब्यूट। तो इसको बोलोगे आप ब्यूट, ब्यूट बोलोगे, ठीक है, इसको आप ब्यूट बोलोगे। और अगर कार्बन हो 5 तो आप इसको बोलोगे पैंट। ये तो याद रह जाएगा क्योंकि 5 में भी पे है और इस स्पेलिंग में भी पे है, ये याद रह जाएगा। 6 को 6 बोलते हैं ना बेटा, लेकिन इसमें बोलेंगे हैक्स। इसमें भी आधा क और से आएगा। इसको याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ। इसको हम बोलेंगे हैक्स, ठीक है बेटा। हाँ, अब उसके बाद में 7 कार्बन हो तो उसको बोलेंगे हैप्ट। इसके जैसा ही हैप्ट, हैप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हैप्ट इंग्लिश में। ये HEPT है, ठीक है। 8 है तो प्रिय विद्यार्थियों इसको बोलेंगे ऑक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्ट, इंग्लिश में OCT, ऑक्ट, ठीक है। और अगर 9 है कार्बनों की संख्या तो इसको बोलोगे नॉन, यानी कि NON, नॉन, ठीक है। ये तो याद हो ही जाएगा। 9 यहाँ पे है, नॉन आसान है। 5 और इसका तो आसान ही है। और 10 कार्बनों की संख्या है तो बेटा इसको बोलोगे डैक। क्या बोलोगे? DEC, डैक। दिसंबर मत बोल लेना कहीं कहीं, इसको अक्टूबर बोल दो, ऐसे नहीं है। सुनिए बेटा, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसको क्या बोलोगे? मैथ बोलोगे। ये गिनती याद करनी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ बोलिए आप, हालांकि आप पढ़ रहे हैं फिर भी आप बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, 1 कार्बन है तो क्या बोलोगे? मैथ। अगर कार्बन बेटा 2 है तो क्या बोलोगे? एथ। कार्बन अगर 3 है तो क्या बोलोगे? प्रोप। कार्बन अगर 4 है तो क्या बोलोगे? पैंट। और कार्बन अगर 5 है तो क्या बोलोगे? हैक्स। अगर कार्बन 6 है तो क्या बोलोगे बेटा? हैप्ट। और कार्बन अगर 7 है तो क्या बोलोगे? हैप्ट। और कार्बन 6 है तो हैक्स। और कार्बन 8 है तो ऑक्ट। कार्बन 9 नॉन। कार्बन 10 डैक। तो इस प्रकार से आपको गिनती आनी चाहिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, ऐसे आनी चाहिए। कैसे? उंगलियों पर आनी चाहिए। ये गिनती आपको मैं गृह कार्य देता हूँ, ये आपको करना है। और कल मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने याद किया है या नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये गिनती आनी ही चाहिए बेटा। ये मिटा दूँ? आप अगर इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए आगे चलें। अब सुनिए बेटा, ये तो हमने कर दी है इसके कार्बनों की संख्या की एक गिनती कर दी है। अब ये गिनती जो है सब में लागू होगी बेटा। ये गिनती जो है सब में लागू होगी, तो ध्यान रखना। आगे हम इसको कर रहे हैं, सुनिए 1 मिनट। अब सुनिए बेटा, अब देखिए कि जो सहजातीय श्रेणियां होती है बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। अब सहजातीय अपने हेडिंग डालेंगे, कार्बनिक यौगिक चल रहा है अपना, उसके अंदर सब हेडिंग ये हैं कार्बनिक यौगिकों की सहजातीय श्रेणियां। हम हेडिंग डाल लेंगे, दूसरी हेडिंग कार्बनिक यौगिकों की सहजातीय श्रेणियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ
होमोलोगस कार्बोनिक सीरीज। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स में बेटा दो प्रकार की श्रेणियां इसकी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन सीरीज लिख देता हूँ, लो आपको समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बनिक सीरीज के अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो बेटा जिसको हम बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में जो संतृप्त श्रेणी, एक का नाम है बेटा संतृप्त श्रेणी, इसको क्या कहेंगे बेटा संतृप्त श्रेणी या सैचुरेटेड सीरीज। और इसमें बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, बेटा ध्यान रखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा होगा, बंध होगा एकल। और बेटा इसको हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसको सिंगल बॉन्ड। बंध को बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के, ये कार्बन है, ये कार्बन के बीच में एकल बंध होगा बेटा। ठीक है, तो इसको हम संतृप्त श्रेणी में लेंगे। उसी प्रकार से अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक से ज़्यादा बंध हो तो हम उसको असंतृप्त श्रेणी में रहेंगे। संतृप्त का मतलब जो अपने आप को क्या करता है, बिल्कुल मस्त रहता है, कहता नहीं मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस जितना आ गया मिल गया, खा लिया पी लिया, मस्त। लेकिन ये जो है ये असंतृप्त होते हैं। देखो कौन से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी तरह ही असंतृप्त श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सीरीज, और इसको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड सीरीज बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सीरीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे बेटा। एक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, एक कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। ये ध्यान रखना बेटा। तो इस बंध का नाम आपको क्या देना है बेटा, द्विबंध। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध, द्विबंध। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध, त्रिबंध। ये सहसंयोजी बंध है बेटा। ये बंध कैसे है, सहसंयोजी, वो मैंने कल बताया था आपको। ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं या साझा करते हैं, पर ये साझेदार है, ये देते लेते नहीं है, इनमें साझेदारी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, इंग्लिश में भी लिख लो बेटा इसको आप ज़्यादा इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। जो मैं यूज करता हूँ वो बिल्कुल आपको रट्टे लगाने हैं, वो यूज करने हैं आपको। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब इसको बोलते हैं द्विबंध को डाई बॉन्ड, और इसको ट्रिपल बॉन्ड। इसको डाई और इसको ट्रिपल बॉन्ड। बेटा बॉन्ड का मतलब होता है बंध, और ट्रिपल का मतलब 3। ठीक है नहीं, डाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लो बेटा ये दो व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करें व्यक्ति की जगह हम ऐसे करें, मान लो हाँ ठीक है, दो व्यक्ति है, उनको एक रस्सी से बांध रखा, एक ही रस्सी से। ठीक है, समझ आ गई। और ये दो व्यक्ति है, इनके आपस में दोनों हाथों में यानी कि रस्सियां बांध रखी है। ठीक है, ये दो व्यक्ति है जिनके दोनों हाथों से भी रस्सियां बांध रही है और बीच से उनको खुद को भी क्या रखा है, यहां से बांध रखा है। तो मजबूत बंध कौन सा होगा बेटा, ये 3 जिनके बंध है, तो ये सबसे ज्यादा मजबूत होगा, उससे कम मजबूत ये होगा, और ये कमजोर होगा। समझ में आ रही है बेटा बात। तो इन बातों का भी साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए आपको कि कमजोर बंध क्यों है, तो आपको बता देना चाहिए भी। इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉनों की इसमें साझेदारी है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक बंध में मैंने कल क्या बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 की, इसमें 2 की 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और इसमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और इसमें कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्या होगा, वो मजबूती से बंधेंगे नहीं क्या, तो ये मजबूत होंगे सबसे ज़्यादा, कौन से, त्रिबंध वाले। अब बेटा अब एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जो जिनके एकल बंध है,
कार्बन कार्बन के बीच में उन यौगिकों को जब हम लिखेंगे ना एकल बंध वाले को, तो उनके नाम के पीछे एक प्रत्यय लगेगा। उस प्रत्यय को आपको याद करना है प्रिय विद्यार्थियों। उस प्रत्यय को कहेंगे आप एन प्रत्यय लगेगा। इनके बीच में कैसा प्रत्यय बेटा? एन प्रत्यय लगेगा। ये प्रत्यय है बेटा इसके, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और इनके बीच में प्रत्यय बेटा जो लगेगा ना द्विबंध वाले में, इनमें आपको दिखाई दे रहा बेटा? एक मिनट, एक सेकंड, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे आपको दिखाई देगा। इनके बीच में जो प्रत्यय लगेगा वो ईन प्रत्यय लगेगा। कैसा प्रत्यय बेटा? ईन प्रत्यय लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बीच में वाई एन ई क्या बन गया बताओ? आइन प्रत्यय लगेगा। इनमें बेटा आइन प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय आइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके पास जगह हो तो अच्छी तरह से इसको नीचे यहाँ पे आप आराम से बना लेना, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा। हाँ, एक बात और भूल गया मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सही रहेगा बेटा। जो एकल बंध से बनने वाली जो श्रेणी है ना, ये जो श्रेणी है, इनको हम कहेंगे बेटा एल्केन श्रेणी। कैसी श्रेणी बेटा? एल्केन श्रेणी कहेंगे, एल्केन श्रेणी कहेंगे इसको, ठीक है, याद रखना आप, एल्केन श्रेणी। जो द्विबंध से बनती है उसको हम एल्कीन श्रेणी कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन। इसको इंग्लिश में एल्कीन श्रेणी कहेंगे, एल्कीन श्रेणी, एल्की, ये ई है पीछे वाला, ठीक है, ये क्या, एक मिनट, एल्कीन श्रेणी। और ये एल्काइन श्रेणी, ये हटा दो भैया आप, एल्काइन श्रेणी, ये एल्काइन के, इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे एल्काइन श्रेणी। अब प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा? प्रत्यय किसको कहते हैं? जो पीछे लगते हैं शब्द के, यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा? स्फिक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ प्रत्यय आई, वाई एन ई, देखो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है? वाई एन ई प्रत्यय लगा, ठीक है। और यहां प्रत्यय क्या लगा बेटा? ये देखो, ये प्रत्यय ई एन ई, और मैंने यहां पे ई एन ई की बात की। और यहां पे प्रत्यय क्या लगा बेटा? ए एन ई, और यहां मैंने ए एन की बात की। समझ में आ रही है? एक बार और आप अच्छी तरह से इसको समझ लो। देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों को कितने भागों में बांटते हैं हम? 2 भागों में बांटते हैं। एक ऐसी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, और एक ऐसी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक से अधिक बंध हो। कैसी? एक द्विबंध और एक त्रिबंध हो। समझ में आ रही है बात आपको? अब सुनिए बेटा, जो एक बंध वाली श्रेणी है उनको हम एल्केन कहेंगे, और जो 2 बंध वाली है उसको एल्कीन श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन श्रेणी। और 3 बंध वालों को क्या कहेंगे बेटा? एल्काइन श्रेणी कहेंगे। कौन सी श्रेणी? एल्काइन श्रेणी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एल्केन श्रेणी संतृप्त है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ये सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। इनके एल्केन श्रेणी के बंध एकल होगा, एल्कीन श्रेणी में बंध 2 द्विबंध जिसको बोलेंगे, और एल्काइन श्रेणी में त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें डाई बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही है? मजबूत कौन सा होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आगे सुनिए बेटा, मैं बोल रहा था कि इनमें जो स्फिक्स लगेगा वो इसमें एन प्रत्यय लगेगा। जिसके नाम के पीछे एन आ जाए, ऐसे आवाज ही सुनाई दे दे, तो आप सुनना एल्केन श्रेणी है। और जिनके नाम के पीछे क्या लगे? इन लगे, वो कौन सी श्रेणी बेटा? वो कौन सी श्रेणी होगी? वो होगी एल्कीन श्रेणी। और जिनके आइन लगे प्रत्यय, वो क्या होगी? क्या होगी? वो हो जाएगी आपके एल्काइन श्रेणी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बेटा बात करते हैं थोड़ी सी और, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा और करते हैं। उसके बाद में हम कल करेंगे एल्केन श्रेणी कैसे होती है, उनके क्या क्या यौगिक होते हैं। तो जब आपको एल्केन श्रेणी अच्छी तरह से पढ़ना समझना आ गया, तो उसके बाद में आपको धीरे धीरे बाकी की चीज़ें भी धीरे समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो सुनिए आप कि देखिए कि हम थोड़ा सा और दोहरान भी कर लेते हैं और आपको ये बातें समझ में भी आ जानी चाहिए। देखो, तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो क्या ले लिया बेटा?
एल्केन ले लिया। बेटा एल्केन में ये लगाना सही नहीं है, बार बार लग जाता है। और एक ले लिया बेटा एल्कीन श्रेणी, ठीक है। और एक क्या ले ली बेटा हमने, एल्काइन श्रेणी ले ली। ये 3 श्रेणी ली थी हमने, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, इसके अंदर आपको इसका इंग्लिश में नाम लिखो आप, एल्केन श्रेणी। ये ध्यान रखना, इसमें प्रत्यय एन लगा। इसके अंदर लिखना बेटा एल्कीन श्रेणी, इसके प्रत्यय इन लगा। इसमें लिखना बेटा एल्काइन श्रेणी, इसमें प्रत्यय वाइन। अब सुनिए बेटा, ये इसमें प्रत्यय क्या लगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फिक्स। क्या लगा, स्फिक्स, स्फिक्स। इसमें प्रत्यय लगा एन, हम बोलेंगे एन प्रत्यय, ठीक है। और इसमें प्रत्यय लगा इन प्रत्यय, हम बोलेंगे इन प्रत्यय लगा, ठीक है। इसमें वाई एन ई क्या प्रत्यय लगा, आयन प्रत्यय लगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे एकल बंध, इसको बोलेंगे द्विबंध, इसको बोलेंगे बेटा हम त्रिबंध, ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको। उसके बाद में इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, और इसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। उसको डाई बॉन्ड नहीं बोलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बोलेंगे। वहाँ भी चलो डाई भी बोल सकते हो, लेकिन डबल ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा इसकी श्रेणी बनेगी, आप उसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आप सुनिए, देखो कैसे इसमें श्रेणी जो है, सीरीज, जिसको हम सामान्य सूत्र कहेंगे बेटा। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा, सूत्र, सूत्र नहीं सूत्र। अब सुनिए, फॉर्मूला, जनरल फार्मूला, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जनरल फार्मूला, जेनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला, GF भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जनरल फार्मूला, ठीक है, ओके। अब सुनिए, इसमें बेटा आएगा जनरल फार्मूला सी बड़ा लगाना। आप ध्यान से एक ही सुन लो ताकि आपको ध्यान रहे। सी है एन छोटा, एच फिर बड़ा, 2 छोटा, एन छोटा और +1, ये इसका सामान्य फार्मूला, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात आपको। आगे इसका देखो, CnH2n, ये हो जाएगा क्या, इसका एल्कीन का सामान्य फार्मूला। और इसके जैसा ही एक और बनाना आपको, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखना, ये ध्यान रखना, CnH2n-1। समझ में आ रही है बेटा बात आपको। एक मिनट बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये सही है बेटा, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, ये था, ठीक है। तो ओके, अब सुनिए बेटा दोबारा, ये सामान्य फार्मूला बेटा, सामान्य फार्मूले में आपको ये याद करना, पहले ये याद करो, CnH2n याद हो जाएगा आपके। अब उसके बाद में क्या करना, इसमें 2 जोड़ने हैं, तो ये एल्काइन श्रेणी का फार्मूला लगा। अगर इसमें से 2 घटा दिए तो एल्काइन श्रेणी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब एक चीज और बताता हूं बेटा, इसमें ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, ये बंध कैसा है, इसमें कितना बंध है, कौन सा बंध है। बंध भी 2 प्रकार के होंगे, एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा, ध्यान रखना। तो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, इसके अंदर एक सिग्मा बंध, ये सिग्मा की पहचान है। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये सिग्मा बंध है भाई, इसको आप याद करोगे साथ साथ में। इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, इसमें एक सिग्मा बंध, इसमें सिग्मा बंध कितना है, एक सिग्मा बंध है। इसमें सिग्मा बंध क्या है, मान लो बीच वाला सिग्मा बंध मान लो, चाहे आप इसका लो। सिग्मा बंध की पहचान मैं नीले से कर देता हूँ, आपको सही रहेगा। लो जी, ये नीले से, सिग्मा बंध नीले वाला, ठीक है। तो अब इसमें एक बंध है, सिग्मा बंध 1 है,
और इसमें सिग्मा बंद कितना बेटा, इसमें सिग्मा बंद 1 है। कितना है सिग्मा बंद, 1 है। और पाई बंद कितना है, अब ये पाई आप बनाते ना 22/7 वाली, वो लिखना है यहाँ पे, वो मान नहीं लिखना है। पाई बंद कितने इसमें जो बच गया ब्लैक वाला, 1 पाई बंद है, 1 पाई बंद। अब इसमें देखो बेटा कितने सिग्मा बंद है, सिग्मा बंद है 1। और पाई बंद कितने हैं ऊपर का ब्लैक वाले रंग वाले, पाई बंद है बेटा इसमें 2। तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंद। समझ में आ गई आपको बात। तो सिग्मा बंद क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, पाई बंद क्या होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ध्यान रखना। तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपको कोई लग रहा है कि बात समझ में नहीं आ रही है या कोई कमी रह रही है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वो कमी को पूरा किया जाए। तो अगर विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरे चैनल का नाम नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, स्टडी विद राजेश कल्याणा आप सर्च कर सकते हो। और उसके बाद में आप सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाले नए वीडियो आपको बिल्कुल कंटिन्यूस मिलेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, आपके भले के लिए। और प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।